नमस्कार दोस्तों। एक समय जिस जनरेशन को कहा जाता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, आज वही जेन जी जनरेशन नेपाल के इतिहास को नई दिशा दे रही है। Situation here, the entire country has been witnessing these protests. नेपाल की सड़कों पर आज जो क्रांति देखने को मिल रही है, उसने पूरे राजनीतिक सिस्टम की जड़ें हिला दी हैं। प्रधानमंत्री मजबूर होकर इस्तीफा देने पर आ गए। लगभग सभी मिनिस्टर्स को अपना पद छोड़ना पड़ा और सबसे बड़ी बात, गुस्से से भरे जनता ने सड़क पर ही फाइनेंस मिनिस्टर को जूतों से मारा। प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई। पार्लियामेंट भी आग के लपटों में घिर गया। और इसी दौरान एक और बड़ा झटका लगा जब प्रधानमंत्री की वाइफ का आकस्मिक देहांत हो गया। ये तस्वीर सिर्फ गुस्से का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गहरी कहानी है जो हम सबको समझनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ, या फिर ओली गवर्नमेंट की करप्शन और एलीट्स के परिवारों की तानाशाही इसका असली कारण है, या फिर इसके पीछे कोई इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम भी छुपा हुआ है। प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स भी बहुत क्लियर थी। करप्शन खत्म हो, सोशल मीडिया बैन वापस लिया जाए और नेता जनता के प्रति जिम्मेदार बने। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल की ये घटनाएं श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट्स की याद दिलाती हैं, जहां आर्थिक संघर्ष, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। और दोस्तों, इसी कहानी को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। प्रोटेस्टर्स की असली डिमांड्स क्या थी, सोशल मीडिया बैन और करप्शन का कितना बड़ा रोल था, और क्या इसके पीछे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो दिन था 8 सितंबर 2025 को। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। लगभग 1000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए और इनमें से ज्यादातर 20-25 साल के युवा थे, जिसे जेन ज़ी कहा जाता है। किसी ने कॉलेज ड्रेस पहनी थी तो कोई स्कूल यूनिफॉर्म में था। ये तस्वीर ही बता रही थी कि इस आंदोलन का असली चेहरा नेपाल का युवा था। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत एक एनजीओ हमी नेपाल ने की थी, जिसका नेतृत्व सुदान गुरुंग कर रहे थे। और खास बात यह थी कि यह आंदोलन बिल्कुल नॉन वायलेंट और पीसफुल था। प्रोटेस्टर्स का प्लान था कि वो माइटी घर मंडला से काठमांडू पार्लियामेंट तक मार्च करे, अपनी आवाज उठाए। लेकिन जैसे ही मार्च आगे बढ़ा, सरकार ने पुलिस को उन्हें रोकने का हुक्म दे दिया। और फिर शुरू हुआ एक कठिन दौर। प्रोटेस्टर्स पर वाटर कैनन छोड़े गए, टीयर गैस फेंका गया और उन्हें तोड़ने के लिए रबर बुलेट्स तक चलाई गई। ये सब देखकर एक सवाल सबके दिमाग में था, जब प्रोटेस्ट पीसफुल था तो सरकार ने इस तरह का बल प्रयोग क्यों किया? जब प्रोटेस्ट मैती घर से पार्लियामेंट तक पहुंचा, वहां तक सब कुछ टेंस जरूर था, लेकिन अभी तक सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टर्स और पुलिस आमने सामने आए, देखते ही देखते माहौल भड़क गया। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर तक घुस गए और फिर सरकार ने सबसे कठोर कदम उठाया। पुलिस ने बिना देरी किए डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी। रबर बुलेट्स या टीयर गैस के बजाय इस बार असली गोली चलाई गई। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि गोली सीधा प्रोटेस्टर्स के सिर और माथा पर मारी गई। 19 लोग तुरंत स्पॉट पर ही मर गए। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें से एक सिर्फ 12 साल का बच्चा भी शामिल था। यह तस्वीर देखकर पूरा देश हिल उठता है। अवाम को लगता है कि यह कोई डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक तानाशाही का रूप है। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर फैली, जनता का गुस्सा और भी भड़क गया। जो प्रोटेस्ट सिर्फ काठमांडू तक सीमित था, वो देखते ही देखते नेपाल के कई शहरों में फैल गया। बिरगुंज, भैराहवा, बुतवाल, पोखरा, इठारी, दमक, सभी जगह लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। सरकार ने कंट्रोल करने के लिए तुरंत कर्फ्यू लगाया, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा। प्रोटेस्टर्स की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ गई। पूरा नेपाल एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रोटेस्ट के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे ज्यादा बात हुई सोशल मीडिया बैन की। नवंबर 2023 में नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने एक सर्कुलर जारी किया। इसमें सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि अगर उन्हें नेपाल में ऑपरेट करना है तो उन्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना होगा और नेपाल में अपना लोकल ऑफिस एस्टैब्लिश करना होगा। सरकार का कहना था कि ये कदम फेक न्यूज़, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम को रोकने के लिए उठाया जा रहा है।
लेकिन जनता के नजरिए से इसका असली मकसद था आवाम की आवाज को कंट्रोल करना। इसके लिए सिर्फ 5 पब्लिक नोटिसेस दिए गए, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। जब डेडलाइन आई तो सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर का एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, इन सभी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। सिर्फ एक बड़ी कंपनी ने नेपाल की शर्तें मानी और वो थी चाइना की टिकटॉक। बाकी सबने या तो अपोज किया या फिर नेपाल में लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अप्रूवल दे दिया कि अगर कोई प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करता तो उसे बैन किया जा सकता है। और इसी फैसले के बाद 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट सब एक साथ बंद हो गए। ये फैसला नेपाल की जनता के लिए एक डिजिटल ब्लैकआउट जैसा था। लोगों को लगा जैसे उन्हें अंधेरों में ढकेल दिया गया है। और दोस्तों सोचिए, जब एक साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएं, तो आवाम के लिए ये सिर्फ एक डिजिटल बैन नहीं, बल्कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश लगने लगा। इसी वजह से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उनका मानना था कि सरकार फ्री स्पीच खत्म कर रही है और अपनी तानाशाही थोप रही है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें मिनिस्टर्स और उनके फैमिली की करप्शन और नेपोटिज्म एक्सपोज हो रही थी। लोग देख रहे थे कि मिनिस्टर्स के किड्स अब्रॉड में हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं, जबकि आम यूथ को नौकरी तक नहीं मिल रही थी। ट्रूथ ये था कि नेपाल की यंग जनरेशन करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी से फ्रस्ट्रेटेड थी। 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 20.82% था, मतलब एवरी 5th पर्सन वॉज जॉबलेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2024 तक 15,000 से ज्यादा नेपाली यूथ यूक्रेन रशिया वॉर में शामिल हो चुके थे। उन्हें सिर्फ कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद फ्रंटलाइन पर भेज दिया जाता था। In Nepal, one guy, especially one guy, I had a conversation with him who all बहुत से फाइटर्स ने बताया कि उनको एक साल में मिलने वाली पेमेंट, बोनस और सैलरी मिलाकर 4,000 से $5,000 होती थी, जो नेपाली मुद्रा में लगभग 5 से 6 लाख के बराबर है। दूसरे यूथ छोटी मोटी जॉब्स जैसे कुक, वेटर या लेबर करके अपने फैमिली को चलाते रहे। इन सब के बीच जब मिनिस्टर्स के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते दिखाई दिए तो जनता का गुस्सा और भी एक्सप्लोड हो गया। पब्लिक को लगा कि ट्रांसपेरेंसी और वेलफेयर की जगह सिर्फ शो ऑफ हो रहा है, और यही गुस्सा फाइनली प्रोटेस्ट में बदल गया। सोशल मीडिया पर जब यह सब एक्सपोज होने लगा तो लोग ओपनली आवाज उठाने लगे। हैशटैग्स जैसे नेपो किड्स और नेपो बेबी ट्रेंड करने लगे। वीडियोस में एक सिंपल कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा था कि एक तरफ आम नेपाली यूथ जो बेरोजगारी और स्ट्रगल से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस के बच्चे जो लग्जरी कपड़े, ब्रांडेड शूज और महंगी कार्स फ्लॉन्ट कर रहे थे। टिकटॉक पर भी ये ट्रेंड और ज्यादा वायरल हुआ, जहां नेपाली यूथ ने ओपनली अपना गुस्सा दिखाया। फिर 8 सितंबर को जब प्रोटेस्ट हुआ तो एक प्लैकार्ड पर लिखा था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे गुची के बैग्स लेकर निकलते हैं और आम नेपाली के बच्चे ताबूत यानी कि कॉफिन में लौटते हैं। ये डायरेक्ट रेफरेंस था उन नेपाली यूथ के लिए जो मजबूरी में यूक्रेन रशिया वॉर लड़ने गए और वहां अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल में करप्शन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो हर प्रोटेस्ट का एक बड़ा कारण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 70% नेपाली यूथ इस सरकार से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। बार बार गवर्नमेंट बनने और गिरने का सिलसिला नेपाल में आम हो चुका है, और इसी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि नेपाल में रिपब्लिक का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। अब खुद नेपाली अवाम के एक सेक्शन का मानना है कि शायद मोनार्की को वापस लाना ही एक सल्यूशन हो। असल में बात यह है कि नेपाल में 2008 से पहले नेपाल एक मोनार्की था, यानी कि सारी की सारी पावर किंग के पास होती थी। आखिरी राजा थे किंग ज्ञानेंद्र सिंह। इनको सरकार से हटाने के लिए 2 बड़े इवेंट्स ने नेपाल के राजनैतिक नक्शे को बदल दिया। इनमें से एक 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरा लंबी माओइस्ट इंसर्जेंसी। इसी के बाद 28 मई 2008 को मोनार्की को ऑफिशियली हटा दिया गया और नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी 17 साल के अंदर 13 बार प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। कभी केपी शर्मा ओली, कभी पुष्पा कमल दहाल, कभी शेर बहादुर दौबा। बस कुछ ही पॉलिटिशियंस के बीच पावर रोटेट होता रहा। नेपाल में अब 2 बड़े पॉलिटिकल ब्लॉक्स डोमिनेट करते हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट्स, जिसमें 2 मेजर पार्टीज हैं,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल। लेकिन करप्शन के एक्यूजेशंस इन सभी पार्टीज पर हैं। डिस्कशन करते हैं किस पार्टी के ऊपर क्या करप्शन एलिगेशंस लगे हैं। नेपाली कांग्रेस, मोहन बहादुर बस्नेट, फॉर्मर मिनिस्टर, टेरामॉक्स प्रोक्योरमेंट स्कैम में फंड मिसयूज और करप्शन का आरोप। सीआईए ने 3.21 बिलियन रिकवरी की डिमांड की। अर्जू राणा देउबा, करंट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउबा की पत्नी, फेक नेपाली डॉक्यूमेंट्स का यूज करके भूटानीज नेशनल्स को रेफ्यूजी बनाकर अमेरिका भेजने की स्कीम में शामिल होने का आरोप। सीपीएन माओइस्ट सेंटर, पार्टी चीफ पुष्पा कमल दहल प्रचंडा पर आरोप। 2010 के इंटरनल पार्टी डॉक्यूमेंट में कहा गया कि उन्होंने पार्टी के फंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में नेपोटिज्म और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखाई। सीपीएन यूएमएल, वर्तमान सरकार, केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट 2020 में लैंड मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट पास किया गया। इसके जरिए गिरिबंधु टी एस्टेट को झापा के प्राइम लैंड्स के स्वैप की परमिशन मिल गई। क्रिटिक्स के मुताबिक ये कानून लैंड माफियाज और टी एस्टेट ओनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। रिजल्ट, वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट करके एक बड़ा घोटाला हुआ। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल को देने का आरोप है। दिक्कत यह है कि 2006 से प्रैक्टिस है कि किसी की पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। इसी वजह से वहां करप्शन ज्यादा बढ़ रहा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ नेपाल की यूथ ऑलरेडी इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म से परेशान थे, और ऊपर से जब सरकार ने अचानक सोशल मीडिया बैन कर दिया तो लोगों के अंदर का फ्रस्ट्रेशन अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया। असल बात यह थी कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, बल्कि नेपाल के लिए एक आर्थिक बैकबोन भी बन चुका था। टूरिज्म सेक्टर, जो नेपाल की इकोनॉमी का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, बुकिंग्स और आउटरीच के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंड करता है। बैन लगते ही इस सेक्टर की हालत खराब हो गई। सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, बल्कि लाखों नेपाली परिवार भी डायरेक्टली इंपैक्ट हुए। बाहर काम करने वाले लोग जो अपने घर चलाने के लिए मिडिल ईस्ट, मलेशिया या यूरोप तक जाते हैं, उनकी अपने फैमिली से ऑनलाइन बातचीत भी कट हो गई। एक एस्टिमेट के मुताबिक आज के टाइम में लगभग 60 लाख से ज्यादा नेपाली यूथ और वर्कर्स फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, चाहे जॉब के लिए हो या स्टडी के लिए। और जब इन सबको सडनली डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो ये सिर्फ एक डिजिटल बैन नहीं रहा, बल्कि एक इमोशनल और इकोनॉमिक अटैक लगने लगा। इसी वजह से दोस्तों, जो प्रोटेस्ट शुरू में सिर्फ एक रिएक्शन था, वो धीरे धीरे एक मूवमेंट बन गया, जिसमें लोगों का गुस्सा और भी मजबूत होता चला गया। जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए निकले तो नेपाल की सरकार का रिस्पॉन्स एक डेमोक्रेसी जैसा नहीं, बल्कि एक अथॉरिटेरियन रूल जैसा था। प्रोटेस्ट की बेसिक फ्रीडम तक डिनाई कर दी गई, सड़कों पर पुलिस को तैनात किया गया और भीड़ को तोड़ने के लिए गोलियां चलाई गई। अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए सरकार ने हमेशा की तरह राष्ट्रवाद का पुराना कार्ड खेला। हर तरह के क्रिटिसिज्म को देशद्रोह का लेबल लगाकर चुप कराने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो एरोगेंस के खिलाफ हैं और ऐसे विरोध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आवाम का गुस्सा सड़कों पर उभर आया और प्रोटेस्ट और तेज हो गया तो आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। सबसे पहले नेपाल की होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, सोशल मीडिया पर लगा बैन वापस ले लिया गया। लेकिन प्रोटेस्ट यही नहीं रोका, लोग और भी गुस्से में आ गए। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के घर को आग लगाई गई, ऑपोजिशन लीडर्स के घर भी जला दिए गए। आर्मी को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पड़े और कई मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स को उनके घर से निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। और फाइनली 9 सितंबर 2025 रात 9 बजे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन देना पड़ा। फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अब नेपाल में सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की बात उठ रही है। आर्मी चीफ ने देश को एड्रेस करते हुए नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों, नेपाल का ये पूरा घटनाक्रम एक जीता जागता सबूत है कि जब सरकार जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करती है तो लोग आखिरी हद तक लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। करप्शन, नेपोटिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों को इग्नोर करना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी गलती होती है। ये दुनिया के हर सरकार के लिए एक लेसन है कि जनता की आवाज को दबाने से देश और भी ज्यादा खतरनाक हालत में पहुंच जाता है और फिर उस हालत को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जो भी सॉल्यूशन आए वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ही निकालना चाहिए। और आज नेपाल दुनिया के लिए एक जीता जागता सबूत बन चुका है कि जब आवाम उठती है तो सबसे मजबूत कुर्सियां भी हिला देती है। मैं दिल से ये उम्मीद करता हूं कि नेपाल के नागरिकों के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सामने आएगा, जिससे उनका देश एक नई राह पर चल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूं अनिल कुमार, मिलते हैं अगले एपिसोड में विजन क्वेस्ट पर। नमस्ते, जय हिंद।